हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ क्लासेस शुरू की हैं। तो पहले हम कुछ क्लासेस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे संघीय प्रशासन के बारे में, यानी कि जो हमारे इंडिया का प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो किस तरीके से चलता है और इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इसी टॉपिक पर रहेगी। जो हमारा संसद का जो पार्ट है वो सब रहेगा इस क्लास में। ठीक है, तो संसदीय यानी कि संघीय प्रशासन जो है वो किस तरीके से हमारे इंडिया में काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो संघीय प्रशासन है, हमारे यहाँ पर क्या होती है, संसद है। हमारा यहाँ पर क्या है, संसद है, और क्या है यहाँ पर लोक। संसद में कौन कौन होते हैं। ठीक है, हमारा जो भी प्रशासन का काम है, जितने भी हमारे यहाँ पर काम किए जाते हैं, वो सब किसके द्वारा होते हैं, संसद के द्वारा होते हैं। ठीक है, संसद ही हमारे देश का क्या एक अभिन्न अंग है। जो हमने संसद का भाग लिया, पार्लियामेंट लिया है, वो हमने कहाँ से लिया है, ये हमारे द्वारा लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर हमने यहाँ पर हमारे उसी को देखकर एज इट इज यहाँ पर क्या बना लिया, हमारे यहाँ संसद बना लिया। अब ये संसद होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो संसद है इसमें क्या क्या आता है, इस सब के बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। जो संसद है इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे क्या है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या क्या आता है और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या आती है, राज्यसभा। क्या है इसमें, राज्यसभा है। राज्यसभा के साथ क्या है, लोकसभा है। और इन पार्लियामेंट का पार्ट है ये राज्यसभा, लोकसभा, और इसके साथ साथ क्या होता है, पार्लियामेंट में एक राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संसद का अभिन्न अंग होते हैं। तो हमारे यहाँ जो संसद है, संसद किस किस से मिलकर बनी है, राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर हमारे यहाँ पर जो संसद है इसका गठन किया गया है। ठीक है, संसद के लिए जो आर्टिकल है वो 79 है, और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 है, और लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 है। यानी कि इन सब के बारे में आर्टिकल्स में बताया गया है। और संसद के लिए जो आर्टिकल है वो हमारा क्या है, 79 है। ठीक है, और हमारे राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल है वो क्या हो है, 80 है, और लोकसभा के लिए जो आर्टिकल है वो क्या है, हमारा 81 है। ठीक है, तो अब संसद के ये तीनों क्या हैं, प्रमुख अंग होते हैं। इनके बिना जो संसद है वो किससे मिलकर बनी है, राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से। ठीक है, अब इस संस्थाशन था उसके बारे में मैंने जब आपको भाग कराए थे तो भाग में बताया था कि कहाँ पर किस तरीके से सरकारें चलती हैं, किस तरीके से काम होता है। जिस प्रकार राज्य में विधानसभाएं होती हैं, उसी प्रकार देश में क्या है, संसद पर क्या करती है, कानून बनाती है। देश किस प्रकार से चलेगा, उन सबके निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, संसद में लिए जाते हैं। संसद क्या सर्वोपरि है। इसके बाद में राज्यों में जो सर्वोपरि होती है वो विधानसभा होती है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो संघीय प्रशासन है इसका उल्लेख किसमें किया गया है, संघीय प्रशासन का जो उल्लेख है, जब मैंने आपको भाग का टॉपिक पढ़ाया था, भाग 1, भाग 2, ये इसका जो वर्णन है वो भाग 5 में किया गया है। किसमें है इसका वर्णन, भाग 5 में है। जब मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में तो मैंने आपको टोटल आर्टिकल्स भी बताए थे कि भाग 5 जो है वो अध्याय 5 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, कितने अध्यायों में बांटा गया है, भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। उसमें से जो भाग अध्याय 2 है, भाग 5 का अध्याय 2 किसके बारे में बताता है, संघीय प्रशासन के बारे में बताता है। ये कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल के बीच में था, ये आपका 52 आर्टिकल से 151 आर्टिकल के बीच में था। ठीक है, तो आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में क्या आता है, हमारा संघीय प्रशासन है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो केंद्र सरकारें हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, संसद है, किस तरीके से काम करेगी, तो इन सब के बारे में भाग 5 का अध्याय 2 बताता है। इसे 5 अध्यायों में बांटा गया है। मैं अब भी उनके बारे में आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक बार याद हो जाए। ठीक है, तो अध्याय 1 इसमें क्या आता है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 और अध्याय 5। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि अध्याय 1 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक क्या है, अध्याय 1 है। ठीक है, इसके बाद जो आता है आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के बीच में क्या आता है, हमारा अध्याय 2 आता है। इसके बाद अध्याय 3 है जो 123 के बारे में बताता है। इसके बाद जो आर्टिकल 124 से 147 तक है, और इसके बाद जो अध्याय 5 है वो 148 से किसके बीच में है, 151 के बीच में है। तो इस प्रकार से 5 अध्यायों को बांटा गया है।
के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में अध्याय 1 में बताया गया है। अध्याय 2 में हमारी जो संसद है उसके बारे में बताया गया कि हमारे यहाँ पर जो संसद है वो किस तरीके से काम करेगी, यहाँ पर हमारे यहाँ केंद्र में किस तरीके से जो कानून प्रणाली है वो चलेगी। यहाँ पर क्या है 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताता था। कौन सा आर्टिकल 123 और भाग 3, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया जब मैंने भाग की क्लास कराई थी, मैंने सारे भाग भी करा रखे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अध्याय 4 जो है 124 से 147 के बीच में ये किसके बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट। किसके बारे में बताता है ये हमें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 148, जो आर्टिकल 148 है इसमें वित्त आयोग आता है। मैंने अभी आपको बताया था कि वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का जो वर्णन है वो किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 148 में। ये कैसा निकाय हमारा, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका किसमें वर्णन हो, संविधान में जिसका जिक्र हो। तो हमारा जो वित्त आयोग है वो 148 है। तो हमारे इस प्रकार से 5 अध्याय हैं। अब इस अध्याय 2 में, तो इस अध्याय की मैं बात कर रही थी कि इस अध्याय 2 में क्या है, हमारे संसद का वर्णन है। कंप्लीट संसद का वर्णन अध्याय 2 में देखने को मिलता है। इसमें राज्यसभा भी आ जाती है, लोकसभा भी, और राष्ट्रपति जी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो संसद है 79 है वो ये कहता है कि संघ के लिए क्या होगी, एक संसद होगी। तो आर्टिकल 79 में ही क्या किसके बारे में बताया गया है, संसद के बारे में बताया गया। ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक हमारा जो संघ है, भारत का संघ है, उसके लिए क्या होगी, उसके लिए एक संसद होगी। क्या होगी, संसद। और संसद का हिस्सा कौन होंगे हमारे यहाँ पर, राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। तो ये तीनों से मिलकर हमारे यहाँ क्या बनेगी, संसद बनेगी। और संसद का जिक्र कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 79 में। सभा होगी, लोकसभा क्या होती है हमारे यहाँ पर, लोअर हाउस है, यानी कि निम्न सदन है। ये क्या है, संसद का निम्न सदन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मतलब ये संसद का निम्न सदन है। निम्न सदन होने के साथ साथ ये हमारा क्या है, प्रथम सदन होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रथम सदन है। और ये सबका लोकप्रिय सदन है, मतलब लोगों के द्वारा सबसे अधिक प्रिय किया जाता है, मतलब सबसे अधिक फेवरेट है ये लोगों का। तो इसे हम क्या कह देते हैं, लोकप्रिय सदन भी हम इसे कह देते हैं। तो लोकसभा क्या है, लोगों का लोकप्रिय सदन है, यानी कि सभी लोगों के द्वारा ये पसंद किया जाता है। कौन सा, लोकसभा। क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं। ये लोग इन्हें क्या करते हैं, इलेक्शन से इन्हें कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें लोगों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। किसमें, लोकसभा में। तो लोकसभा क्या है, लोकसभा लोगों का क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें मतलब लोगों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। यहाँ लोग अपनी इच्छा से लोग क्या करते हैं, इन मेंबर्स को वोट देते हैं और ये लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। और ये फिर अलग अलग एरिया के लिए काम करते हैं। तो लोकसभा क्या है, हमारा निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है। क्या है ये, लोअर हाउस है, ठीक है। और प्रथम क्या है, ये हमारा प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता के द्वारा भेजा जाता है। और क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व होता है इसमें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से भेजे जाते हैं, जिन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं, एमपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से क्या बनाया जाता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री इन्हीं में से बनता है, ठीक है। हमारे देश में जो लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसलिए है, मतलब जो सीटें हैं उनका बंटवारा किस आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार लोकसभा में क्या है, वहां पर उत्तर प्रदेश में जो है वो जनसंख्या सबसे अधिक है। और वहां जनसंख्या सबसे अधिक होने के कारण ही यहाँ की जो लोकसभा सीट्स हैं वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो यूपी की जो सीट है वो कितनी है, 80 है। लोकसभा की यूपी की सीट्स कितनी है, 80 हैं। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के जो मेंबर हैं वो भेजे जाते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक सीटों का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस के नाम से हम इसे जानते हैं। ये हमारे लोकसभा का द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है। जो राज्यसभा होती है क्या है, ये हमारे राज्यसभा, ठीक है। तो जो राज्यसभा है ये क्या है, हमारा अपर हाउस है, यानी कि उच्च सदन है। किस नाम से जानते हैं हम इसे, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, हमारा उच्च सदन है। उच्च सदन होने के साथ साथ ये क्या है, हमारा द्वितीय क्या है, सेकंड नंबर पर आता है, द्वितीय सदन भी है, यानी कि सेकंड सदन है। फर्स्ट सदन हमारा लोकसभा था,
तो राज्यसभा हमारा क्या है, द्वितीय सदन है। और क्या ये उच्च सदन है। उच्च सदन होने के साथ साथ हम इसे किस नाम से जानते हैं, वरिष्ठ सदन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वरिष्ठ सदन के नाम से। जो राज्यसभा होती है इसमें लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, मतलब ये क्या, इसमें जो एमएलए हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को नियुक्त करते हैं, मतलब उन्हें वोट देकर आगे राज्यसभा में भेजते हैं। ये स्टेट के प्रतिनिधित्व होते हैं। किसके होते हैं, स्टेट के। किसके द्वारा भेजे जाते हैं, स्टेट के जो एमएलए होंगे वो क्या करेंगे, एमएलए इन्हें वोट देते हैं और वोट देकर इन्हें राज्यसभा में मतलब इनकी एंट्री हो जाती है और ये राज्यसभा से क्या बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा से क्या होते हैं, ये एमपी। इन्हें भी हम क्या कहते हैं, एमपी ही इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पहले हम डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर लोकसभा के बारे में हम डिटेल से आपको बता दिया है। अभी हमारे रह गए हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं वो दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इन दोनों में से ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्या नहीं होते, राष्ट्रपति जी इन दोनों सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, परंतु ये क्या करते हैं, इस सदन के सदस्य नहीं होते लेकिन फिर भी इनके अभिन्न अंग माने गए हैं। राष्ट्रपति जी के बिना ना तो राज्यसभा और ना ही लोकसभा दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास बहुत अधिक पावर्स होती हैं। मतलब जो भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर, जैसे जिस प्रकार कोई बिल पास करना है, बिल पास करने के लिए उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उनके क्या होने चाहिए, सिग्नेचर जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होता और अगर बिल पास नहीं होगा तो वो कानून भी नहीं बनेगा। इस प्रकार जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो क्या है, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और ये संसद का भी एक अभिन्न अंग है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन के क्या नहीं होते, ये सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पहले यहाँ पर क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी के अधिनियम 1935 क्या था हमारे यहाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही यहाँ पर द्विसदन की व्यवस्था की गई थी। यानी कि हमारे यहाँ पहले ही क्या हो गया था, द्विसदनीय व्यवस्था थी और बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया हमने। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा थी। ठीक है, तो हमारे पहले यहाँ जो ये द्विसदन की व्यवस्था थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही कर दी गई थी तथा बाद में इसको मतलब इसका जो इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया और आज भी हमारे यहाँ पर उसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। आज की क्लास में अब हम इसके बाद पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा जो होती है वो हमारा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि पहले जो राज्यसभा थी, अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट, अगर इसमें स्टेट का नाम आया तो स्टेट के जो स्टेट में जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा ही इनके जो मेंबर हैं वो भेजे जाते थे, जो अपनी स्टेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हमने बदल कर क्या कर दिया, राज्यसभा कर दिया। इसका जो नाम है वो यहाँ पर मतलब राज्यसभा, लोकसभा इन सभी का गठन हुआ, उससे पहले हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे, लेकिन 1954 के बाद में हमने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, राज्यसभा कर दिया। 1954 तक हम इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से ही पुकारते थे तथा आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो सीट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, राज्यसभा की जो सीट है हमारे यहाँ पर क्या है, राज्यसभा की जो सीट है वो अधिकतम 250 हो सकती हैं। कितनी है अधिकतम, 250 है। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ से अभी कितने जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो जाते हैं, हमारे यहाँ टोटल सीट्स राज्यसभा की 245 है। अभी एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर, 245 है। ठीक है, इसमें से क्या होते हैं यहाँ पर मतलब 3 तरीके से इन सीट्स को बांटा गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि राज्यसभा जो हमारे स्टेट से जो सदस्य चुनकर आगे इन्हें भेजते हैं, यानी कि जो एमएलए हैं वो इन्हें चुनकर आगे क्या करते हैं, भेजते हैं, राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेजते हैं।
तो उसमें से 229 स्टेट्स के होते हैं। ये जो 229 सदस्य हैं ये 28 स्टेट के हैं। कितनी स्टेट्स के हमारे 28, और ये कितने हैं 229 सदस्य है, ठीक है। इनके साथ साथ 4 सदस्य ऐसे हैं जो हमारे स्टेट्स के ना होकर यूटी के हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यूटी में तो एमएलए ही नहीं बनते, मतलब एमएलए वही बनते हैं जहाँ पर क्या होता है मुख्यमंत्री होते हैं, पर कुछ यूटी ऐसे हमारे यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ से क्या बनते हैं हमारे मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो एक उसमें से दिल्ली है और एक क्या है पौंडीचेरी है। दिल्ली में 3 सीट्स क्या है राज्यसभा की है और पौंडीचेरी में 1 सीट है, ठीक है। तो 1 सीट पौंडीचेरी की, एक पी से जाते हैं और एक डी से, मतलब 3 सदस्य जो है राज्यसभा के वो दिल्ली से है और 1 सदस्य कहाँ से है पौंडीचेरी से है। तो 229 जो सीट्स है वो कहाँ से हमारे स्टेट से है, मतलब जितने भी टोटल हमारे 28 स्टेट है वहाँ से कितनी सीट है टोटल 229 है। और हमारे यहाँ पर 4 सदस्य जो है ये यूनियन टेरिटरी के हैं, 2 यूनियन टेरिटरी के हैं, एक दिल्ली से है और एक कहाँ से है, एक हमारे पौंडीचेरी से है, ठीक है। इसके साथ साथ 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कौन नियुक्त करता है, हमारे राष्ट्रपति जी जिन्हें नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं मनोनीत। ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे यहाँ पर जो 12 सदस्य होते हैं इन्हें कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं इन्हें मनोनीत करते हैं। तो टोटल सदस्य कितने होते हैं 12 होते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो टोटल सीट्स है वो कितनी हो गई है 245 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि ये जो 12 सदस्य होते हैं ये कौन सी फील्ड से होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्य जो है ये कौन सी फील्ड से होते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं ये इसी ऐसे ही नहीं बना दिए जाते, ये अपनी फील्ड में क्या होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो इन्हें क्या कर दिया जाता है 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अपने फील्ड में जिन्होंने अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, ठीक है। तो इसमें एक कला आती है, क्या आती है, मतलब 12 सदस्य जो होते हैं हमारे यहाँ ये कौन सी फील्ड से होते हैं, ये 4 फील्ड से होते हैं। कहाँ से होते हैं 4 क्षेत्रों से होते हैं। तो वो 4 क्षेत्र कौन से एक तो इसमें कला है, क्या है कला, ठीक है। कला के साहित्य यानी कि जो लिटरेचर में अच्छा लिखते हैं उसमें से इनको चुनकर भेजा जाता है। और एक कला में सर्वश्रेष्ठ होंगे, एक साहित्य में और एक विज्ञान में। जिन्होंने विज्ञान में कुछ अच्छा किया हो उन्हें भी क्या करते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो मनोनीत करते हैं समाज सेवा में। किसमें समाज सेवा में, समाज सेवा या सहकारिता भी कह सकते हैं हम, ठीक है। जो समाज के लिए काम करते हो और उन्होंने ऐसा काम किया हो जो देश की भलाई के लिए हो, ठीक है। तो उन सब के लिए क्या किया जाता है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं इन्हें क्या करते हैं मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो 12 सदस्य इनके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये 4 फील्ड में क्या होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला कौन सा है कला है, कला में ही क्या आ जाता है आपका जो स्पोर्ट्स होता है वो किस में काउंट किया जाता है, कला में काउंट किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे मतलब जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर है वो राज्यसभा से क्या बने हैं मनोनीत सदस्य है, क्योंकि वो खेल में क्या थे सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उन्हें क्या किया गया राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है, ठीक है। तो कला में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, साहित्य में यानी कि जो अच्छा लिटरेचर लिखते हैं, और किसमें विज्ञान में और समाज सेवा में जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 फील्ड ऐसी हैं। इसके बाद अभी हाल ही में हमारे 4 ऐसे राज्यसभा के सदस्य हैं जिन्हें मनोनीत किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ क्योंकि वो आपका करंट का टॉपिक है और आपके एग्जाम में ऐसा पूछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से एक आपकी है पीटी उषा। कौन है पीटी उषा को अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा का जो सदस्य है वो मनोनीत किया गया। राजा क्या नाम है इनका इलैया राजा। तो ये दूसरे इलैया राजा, और एक है वीरेंद्र हेगड़े। क्या नाम है इनका वीरेंद्र हेगड़े। और एक है केवी विजयेंद्र। क्या नाम है इनका केवी विजयेंद्र, ठीक है। तो ये 4 सदस्य हैं जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया गया है। इसमें से पहले पीटी उषा है, पीटी उषा के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद इलैया राजा हैं, वीरेंद्र हेगड़े हैं और केवी विजयेंद्र हैं। जो केवी विजयेंद्र हैं ये क्या है साहित्यकार है
और इन्हें अपने बेस्ट साहित्य के लिए क्या दिया गया, मतलब किसने साहित्य के लिए इन्हें जो सदस्य है वो नियुक्त किया गया है। पीटी उषा को खेलों के लिए नियुक्त किया गया है। किसके लिए नियुक्त किया गया इन्हें? खेलों के लिए, ठीक है। इलैया राजा जो इसके लिए अपनी रचनाओं के लिए बेस्ट रचनाएं लिखते हैं, ये किसके लिए नियुक्त किया गया इन्हें? अपनी बेस्ट रचनाओं के लिए। और वीरेंद्र हेगड़े को साइंस वगैरह के लिए क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये 4 फील्ड के लिए इन्हें क्या किया गया है? राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। ये रिसेंट का टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो 4 सदस्य हमारे जो हमारी राज्यसभा है उसमें ये मनोनीत किए गए हैं और ये राष्ट्रपति जी के द्वारा हाल ही में इन्हें मनोनीत किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं हमारे, मैंने आपको अनुसूचियों का टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने उसमें चौथी अनुसूची जो थी, कौन सी अनुसूची थी? चौथी अनुसूची में मैंने आपको राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया था, ठीक है। राज्यसभा प्रतिनिधित्व का मतलब भी मैंने बताया था कि यहाँ पर मतलब कहाँ से, कौन सी स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा प्रतिनिधित्व, तो हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में कहाँ बताया गया है? चौथी अनुसूची में बताया गया है और भाग 5 में भी बताया गया, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें तो संसद के बारे में बताया गया है, ठीक है, हमारे यहाँ पर किस प्रकार से प्रशासन होगा। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा से कहाँ से, मतलब राज्यसभा के कौन से सीट से कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ है? चौथी अनुसूची में है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि कहाँ से, कौन सी सीट से कितने मेंबर जाएंगे। अब जिस प्रकार से यूपी है, तो यूपी में राज्यसभा की सीट्स कितनी है? 31 है और यही सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे अधिक सीट्स कहाँ की हैं? यूपी की है। अभी मैंने आपको लोकसभा की सीट्स भी बताई थी कि लोकसभा से 80 मेंबर, मतलब टोटल कितने जाते हैं? 80। लोकसभा से 80 सीट्स है और यूपी के राज्यसभा से 31 सीटें हैं। परंतु कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां से केवल एक मेंबर क्या जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं, क्योंकि वहां की जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक कम है। तो ये जनसंख्या के बेसिस पर ही इनको क्या किया गया है, मतलब सीट्स का बंटवारा किया गया है, ठीक है। जिस प्रकार हमारा जो पूर्वी हिस्सा है, मतलब जो 7 सिस्टर का हिस्सा है, वहां पर मोस्ट ऑफ हर एरिया में एक सीट ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। सबसे अधिक जो राज्यसभा की सीट्स है वो यूपी की है। मैं आपको पूरी सीट्स के बारे में भी बताऊंगी विद ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम एक क्लास बना लेंगे। पहले हम राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यूपी से 31 सीट है जो सबसे अधिक है। अब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है? ये एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका जो वोट है, वोटिंग सिस्टम है, वो किया जाता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति, आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा का इलेक्शन किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं? ये सभी सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, ये किसी भी स्टेट की विधानसभा के द्वारा भेजे जाते हैं। हर स्टेट क्या करता है? अपनी तरफ से, जितनी भी स्टेट है वो अपनी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। जैसे हमारा हरियाणा है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमारा हरियाणा है। हरियाणा क्या करता है? राज्यसभा से टोटल 5 सदस्य भेजता है। कितने सदस्य भेजता है? 5। और इसके लिए उसके सदन में ही क्या होती है? वोटिंग होती है। कहाँ पर? सदन में। कहाँ पर? विधानसभा में, ठीक है। तो विधानसभा में क्या होगी? वोटिंग होगी, ठीक है। इसके लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है कि मतलब कौन सी पार्टी ने किसको वोट दिया, तो इसमें एक बेल्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग वोट होता है, ठीक। तो स्टेट हरियाणा से हमारे यहाँ 5 सदस्य जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो ये एमएलए को, ये जो एमएलए होते हैं हमारे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही इन्हें आगे भेजते हैं। तो ये आगे क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य, यानी कि एमपी बन जाते हैं और ये अपनी स्टेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हरियाणा के 5 एमपी जाएंगे तो क्या करेंगे? हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे। यूपी के जाएंगे तो यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा का राज्यसभा होती है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 साल का। कितना है इनका कार्यकाल? टोटल 6 ईयर का है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना होता है उनका कार्यकाल? 5 इयर्स का होता है। और हमारे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है।
प्रत्येक जो 2/3 सदस्य हैं, प्रत्येक 2/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, यहाँ से अपनी सीट छोड़कर चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जब इलेक्शन हुए थे तब पर्ची के माध्यम से इलेक्शन हुए थे, तो उसमें से क्या हुआ, मतलब इसी प्रकार से इलेक्शन हुए थे। 2/3 सदस्य हर 2 साल बाद यहाँ से चले जाते हैं और नए सदस्य यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका 6 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होता रहता है। और हमारे यहाँ लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 साल है। जो राज्यसभा होती है वो क्या है, आपके यहाँ पर एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है, राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है, यानी कि जो राज्यसभा है इसको कोई विघटित नहीं कर सकता, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसका विघटन कभी नहीं हो सकता। विघटन उसका होता है जिस प्रकार आपकी लोकसभा है, लोकसभा का क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री जी चाहे तो राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा का क्या करा सकते हैं, विघटन करा सकते हैं, क्योंकि नए इलेक्शन कराने होते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन के लिए लोकसभा का विघटन हो सकता है। लेकिन जो आपकी राज्यसभा है ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, जो राज्यसभा है वो कैसा सदन है, स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं हो सकता, इसको हम कभी नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो आपका जो राज्यसभा वो कैसा है, परमानेंट है, और लोकसभा कैसा है, परमानेंट। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए इसकी एज, 30 ईयर। ठीक है, तो परंतु जो लोकसभा है, लोकसभा की जो एज है वो 25 ईयर्स है। ठीक है, लोकसभा के बारे में जब मैं बताऊंगी तभी इन सब के बारे में बताऊंगी, परंतु अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का अगर हमें सदस्य बनना है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स जरूर होनी चाहिए। विदाउट, मतलब अगर कोई 29 ईयर का भी है तो भी हम राज्यसभा के लिए मतलब अप्लाई नहीं कर सकते उसका सदस्य बनने के लिए। तो उसके लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी हो, 30 ईयर हो। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, परंतु मिनिमम एज हमारी कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ऐसा कहता है जो आर्टिकल 64 है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, उपराष्ट्रपति जी होंगे। हमारे यहाँ किसका पद होता है, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो पदेन सभापति किसके अकॉर्डिंग होंगे, आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होते हैं, ये आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग होते हैं। और ये जो हमारे अगर हमारे देश में कोई भी उपराष्ट्रपति बनता है तो वो सीधा डायरेक्ट क्या बन जाता है, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे ऐसा लगा लीजिए ये राज्यसभा है और यहाँ एक सीट होती है, इस सीट पर कौन बैठे होते हैं, हमारे ये सभापति बैठे होते हैं। यही सभापति कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति है। अभी एट प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू जी हैं। और अभी उनके हाल ही में क्या होंगे, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो 25 जुलाई के बाद में क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन किए जाते हैं, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो 25 जुलाई को क्या ले लेते हैं, वो शपथ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 जुलाई को वो शपथ समारोह होता है उनका, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे उन्हीं की याद में क्या किया जाता है, मतलब 25 जुलाई को हर राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, क्योंकि वो निर्विरोध चुने गए पहले भारत के राष्ट्रपति थे। यानी कि उनके पोजीशन में कोई भी नहीं था, सभी ने उसको क्या किया था, वोट दिया था। तो उस दिन के बाद से 25 जुलाई को ही सभी राष्ट्रपति क्या लेने लग गए, शपथ लेने लग गए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हैं ये क्या करते हैं, मतलब सीधे ही सभापति के, मतलब सभापति की पोस्ट इन्हें मिल जाती है। और ये काम भी किसका करते हैं, सभापति का ही काम करते हैं। उपराष्ट्रपति की पोस्ट का काम ये नहीं करते। ये उपराष्ट्रपति की पोस्ट का काम तब करते हैं जब हमारे यहाँ पर मतलब ऐसा लगे कि यहाँ राष्ट्रपति जी नहीं है, वो काम नहीं कर रहे, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट संभालते हैं। ठीक है, वैसे ये सभापति के रूप में ही काम करते हैं। तो आर्टिकल 64 ऐसा कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो ये क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। आपकी एक मतलब राज्यसभा होती है जिस प्रकार से, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, और उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को क्या बना देंगे, मतलब जो भी इन्हें सही लगेगा उसे क्या बना दिया जाएगा, इसका उपसभापति। क्या होते हैं ये, उपसभापति बना दिया जाएगा, किसका, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के एक क्या होंगे, सभापति होंगे। जब सभापति प्रेजेंट नहीं हो, मान लीजिए ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं देश में कि हमारे यहाँ पर जो सभापति वो प्रेजेंट नहीं होते, ऐसा मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की पोस्ट संभालनी है, तो यहाँ से ये सीट को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यही उपराष्ट्रपति और सभापति एक ही इंसान है। ठीक है, तो अगर ये उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति की पोस्ट संभालेंगे तो यहाँ पर ये दोनों पोस्ट क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी, और यहाँ पर जो सभापति का पद है वो भी क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में
क्या होगा कि उपसभापति जो है वो क्या करेंगे, इनकी पोस्ट संभाल लेंगे। तो इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, उपसभापति बनाए जाते हैं, ताकि इनकी अनुपस्थिति में ये क्या कर सके, राज्यसभा का संचालन कर सकें। ठीक है, तो यही सब है। मतलब तो उपराष्ट्रपति और सभापति और उपसभापति के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा है उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, वो क्या क्या कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा है, राज्यसभा की जो मतदान पद्धति होती है उसमें 2003 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। कब किया गया, 2003 में इनके लिए संशोधन किया गया। और इसमें ऐसा कहा गया था कि जो मतलब यहाँ जिस प्रकार से राज्यसभा के मेंबर होते हैं, पहले क्या होता था, जिस प्रकार कोई स्टेट है और स्टेट से कोई मतलब पॉलिटिशियन है और वो क्या बनना चाहता है, मतलब उस स्टेट के जो सदस्य है वो उसे क्या कहाँ भेजना चाहते हैं, राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, तो उसी स्टेट से ही जाता था। मतलब अगर जो जिस स्टेट का है, मतलब जहाँ पर जिसका वोट है, एक व्यक्ति है जो उसका उस स्टेट में वोट नहीं है, तो भी वो वहाँ की स्टेट से क्या बन सकता है, राज्यसभा का एमपी बन सकता है। पहले क्या होता था कि जहाँ का जो मेंबर है वहीं पर उसकी क्या होती थी, वोटिंग होती थी। मतलब अब मान लो कोई हरियाणा का व्यक्ति है तो उसका वोट कहाँ होगा, हरियाणा में ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार वो कहाँ का, मतलब जो हरियाणा का सदस्य है वो हरियाणा राज्यसभा, मतलब हरियाणा की स्टेट से ही मतलब कहाँ भेजा जाता था, राज्यसभा में भेजा जा सकता था। लेकिन अब 2003 के संशोधन के बाद ऐसा कहा गया कि जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो कहीं से भी, मतलब चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो या उसकी जो वोटिंग है वो वहाँ हो या ना हो, तो भी वो क्या बन सकता है, वहां से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो अभी हाल ही में क्या टॉपिक रहा है, हमारे हरियाणा से कौन है, रणदीप सुरजेवाला है। कौन है, रणदीप सुरजेवाला। जो रणदीप सुरजेवाला ये हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वैसे तो हमारे हरियाणा से हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं, परंतु ये कहाँ से राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुए हैं, अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य ये बनकर गए हैं, ये राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देकर इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है तो भी वो क्या हो सकता है, वहां से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, अगर चाहे वहां की जो स्टेट होती है वो चाहे तो दूसरे किसी स्टेट के इंसान को क्या कर सकती है, राज्यसभा का मेंबर बना सकती है। तो इसी प्रकार जो हमारे रणदीप सुरजेवाला है वो वैसे तो हरियाणा से है, परंतु राजस्थान से क्या बन गए हैं, राज्यसभा के एमपी बन गए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पहले जो राज्यसभा का इलेक्शन होता था ये क्या होता था, मतलब गुप्त होता था, इसमें ऐसा नहीं पता लगता था कि किसने किस व्यक्ति को वोट दिया है। अब जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो ओपन होता है। कैसा है, ओपन इलेक्शन है, मतलब इसमें ये पता लग जाता है कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया है। और इस प्रकार से बैलेट पेपर पर क्या होते हैं, वोट होते हैं, इसमें एक टिक और एक क्रॉस, इस तरीके से इनकी कुछ इस प्रकार से वोटिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओपन इलेक्शन होता है किसका, राज्यसभा का। तो पहले गुप्त मतदान था, अब ये क्या है, खुला मतदान है। ठीक, तो ये दो प्रकार के संशोधन किसमें किए गए थे, राज्यसभा की निर्वाचन पद्धति में किए गए थे। ठीक है, और हमारे यहाँ पर अगर सभापति को हटाना है, जिस प्रकार हमारे यहाँ क्या होते हैं, सभापति होते हैं, तो अगर सभापति को हटाना है तो सभापति इस प्रकार मतलब राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से बने ही नहीं है, तो इन्हें राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो जो सभापति हैं ये केवल एक ही कंडीशन पर हट सकते हैं, अगर ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर से हट जाए। अगर उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाता है इन्हें, तभी ये यहाँ से हटेंगे। मतलब सुप्रीम इनकी जो पावर है वो उपराष्ट्रपति की है, इन्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। ये केवल उपराष्ट्रपति का पद अगर छोड़ते हैं तभी यहाँ से सभापति की कुर्सी भी छोड़ पाएंगे, अदरवाइज ये क्या रहेंगे, सभापति के पद पर रहेंगे। और यहाँ पर जो उपसभापति बनाए जाते हैं, उपसभापति यहाँ के सदस्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो यहाँ के सदस्य ही क्या कर सकते हैं, विशेष बहुमत से इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, तो उपसभापति इनके सदस्यों के द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या था, उपसभापति हट सकते हैं, लेकिन सभापति जो है वो इस प्रकार से नहीं हटाए जा सकते। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे राज्यसभा के पास कौन सी पावर्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो पावर्स होने की वजह से ही राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के रूप में हम उसे जानते हैं। अब हमारे मान लो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सूची है, आप सभी को पता है, राज्य सूची हमारे यहाँ। ठीक है, एक केंद्र सूची होती है और एक क्या है, हमारे राज्य सूची है, और तीसरी होती है हमारे यहाँ पर समवर्ती सूची। कौन सी है, समवर्ती सूची, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की क्या है, सूची है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची।
अगर केंद्र सरकार ऐसा चाहती है कि जो टॉपिक है, मान लो राज्य सूची का कोई टॉपिक है और केंद्र सरकार उसे किस में लाना चाहती है, समवर्ती सूची में, मतलब राष्ट्रीय महत्व के लिए अगर केंद्र सरकार ऐसा चाहती है कि राज्य सूची का कोई टॉपिक है और उस टॉपिक को मतलब समवर्ती सूची में ऐड कराना है, तो वो मतलब लोकसभा के द्वारा नहीं हो सकता। तो ये अधिकार केवल किसके पास में है, राज्यसभा के पास है। तो राज्यसभा ही केवल क्या कर सकती है, समवर्ती सूची के मतलब राज्य सूची के टॉपिक को समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर सकती है, मतलब यहाँ पर इसकी सहमति दे सकती है। इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, मतलब अगर कोई टॉपिक राज्यसभा से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल होना है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको पूरा करने के बाद ही क्या होगा, ये टॉपिक जो है समवर्ती सूची में ऐड हो जाएगा। आर्टिकल 249 जो है वो ऐसा कहता है, क्या है इसके लिए, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा अगर चाहे तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, मतलब अगर राज्यसभा में एट प्रेजेंट, अगर मान लो राज्यसभा का सदन चल रहा है और उस समय जो प्रेजेंट सदस्य हैं, क्या है वहां के प्रेजेंट सदस्य हैं, और वो क्या करेंगे, मतलब प्रेजेंट सदस्य प्रेजेंट दो तिहाई सदस्यों के द्वारा अगर वो जो कानून है, मतलब राज्य सूची का जो विषय है उस पर अगर साइन करके मान लो उसको क्या कर दिया जाए, समवर्ती सूची में कन्वर्ट कर दिया जाए, या वो परमिशन दे दे राज्यसभा, ठीक है, तो 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे क्या करे, पारित कर दे, ठीक है, और पारित करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पारित करने के बाद ये क्या बन जाता है, समवर्ती सूची का टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, किसका टॉपिक बन जाएगा, समवर्ती सूची का। तो एक तो राज्यसभा के पास में ये पावर है कि राज्य सूची के किसी भी टॉपिक को समवर्ती सूची के टॉपिक में राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से क्या कर सकती है, पारित कर सकती है और समवर्ती सूची का विषय बना सकती है। तो एक पावर ये होने की वजह से ही राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस के रूप में जानते हैं। और एक पावर इसके पास में है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 जिस बच्चे ने यूपीएससी के बारे में पढ़ा है वो आर्टिकल 312 कहते ही समझ गया होगा कि आर्टिकल जो 312 है, मैंने आपको बताया भी था आर्टिकल 312 और 315 के बारे में कि हमारे देश में क्या होगा, अखिल भारतीय आयोग होगा, मतलब अखिल हमारे यहाँ पर यूपीएससी का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 312 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 312 के तहत यहाँ पर क्या होगा, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनमें तो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के 2/3 सदस्य, मतलब अगर राज्यसभा चल रही है और इसके 2/3 सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। क्या किया जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाएं का सर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार मतलब एचसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो यूपीएससी है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन सा सदन कर सकता है, निम्न सदन या उच्च सदन। तो कौन सा सदन आपका, उच्च सदन। राज्यसभा इसके ऊपर क्या कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 312 के तहत और आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के पास कितने अधिकार हैं, 2 विशेष पावर्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, अपर हाउस के रूप में हम इसे जानते हैं। और क्या होता है, राज्यसभा के पास कुछ पावर्स और भी होती है। जिस प्रकार लोकसभा से कोई बिल पास हुआ है तो राज्यसभा की सहमति के लिए क्या किया जाता है, राज्यसभा में मतलब भेजा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो मेरी क्लास है ये पसंद आई होगी। तो हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको राज्यसभा की सीट्स और लोकसभा की सीट्स विद ट्रिक के साथ करा दूंगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।